Hello, dear students. Today we are going to continue in the 11th class physics. 7th यूनिट हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर में सेकंड चैप्टर इसका हम कंटिन्यू कर रहे हैं. थर्ड चैप्टर 7C दैट इज़ हाइड्रोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन. एंड इन दिस कॉन्सेप्ट टॉपिक हमारा आज का है टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? द डेफिनेशन गिवन हियर इज इट इज़ द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम. एक विस्कस मीडियम में फॉल करते हुई बॉडी की मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी वो एक्वायर करेगी. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को यहाँ स्टोक्स लॉ के साथ थोड़ा डिस्कस करें. एक स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं. एक तो उसका वेट हो गया एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है. थ्रस्ट जो इस विस्कस मीडियम की अपवर्ड फोर्स लगेगी, ब्यूएंट फोर्स, जिसको ब्यूएंट फोर्स भी बोलते हैं हम, कि जिस लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगी उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो थ्रस्ट है, ठीक है, जो मोशन के ऑपोजिट होता है, दैट इज़ फोर्स ऑफ थ्रस्ट, है ना. डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अब थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, दैट इज़ थ्रस्ट, ठीक है. दूसरी फोर्स ये हो गई. और तीसरी फोर्स यहाँ स्टोक्स लॉ में हम जो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने ये डेरिवेशन की थी कि कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में फॉल करती है तो उसकी लेयर्स में जो रिलेटिव मोशन क्रिएट करती है उसकी वजह से मोशन से अपोजिट एक ड्रैग, विस्कस ड्रैग उसको बोलते हैं, ये फोर्स लगती है. 6 पाई कांस्टेंट है यहाँ पर. ईटा उस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस, और जिस वेलोसिटी से वो फॉल कर रही है वो वेलोसिटी v. तो 6 पाई ईटा आर v ये वो विस्कस ड्रैग है. यहाँ इस डायग्राम में देखें तो मोशन से अपोजिट होता है, ये जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे अपोजिट है विस्कस ड्रैग. सो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेट है और ऊपर की तरफ को ये दो फोर्सेस हैं. इनमें से W कांस्टेंट है, वेट बॉडी का कांस्टेंट है, जैसे जैसे बॉडी मूव करती जाएगी कांस्टेंट रहेगा. Ft ये भी कांस्टेंट है. जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते समय जो ये विस्कस ड्रैग है ये क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये दोनों फोर्सेस का सम, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है तो इन दोनों का सम इंक्रीज़ होता जाएगा और एक सिचुएशन में जाके ये जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स अपवर्ड फोर्सेस का सम और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगी तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा. यानी कि उस समय नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होगी और बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि बॉडी उस समय जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही होगी अब आगे उसकी वही कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी और उसी वेलोसिटी को नाम दिया है टर्मिनल वेलोसिटी. इट इज़ द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी. जब वो डाउनवर्ड फॉल कर रही थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी और बढ़ते 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 जितनी वो मैक्सिमम हो गई आगे वही कांस्टेंट रहेगी. तो ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन द विस्कस मीडियम. जब बॉडी विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल कर रही है तो उस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर की गई. व्हेन द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू अ विस्कस मीडियम 3 फोर्सेज एक्ट ऑन इट. देखो ये सारा हमने डिस्कस किया अभी 3 फोर्सेज एक्ट करती हैं. तो इसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है. ये सारी फोर्सेस को डिस्कस करने के बाद एक एक करके यहाँ पर ले रहे हैं हम. लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. जो बॉडी फॉल कर रही है इस मीडियम में उसकी डेंसिटी अगर रो है ऑफ रेडियस r एंड सिग्मा विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. जिस मीडियम में फॉल कर रही है उसकी डेंसिटी है सिग्मा और बॉडी जो फॉल कर रही है उसकी खुद की डेंसिटी है रो. देयरफॉर ट्रू वेट ऑफ द बॉडी का वेट W से रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मास हो जाएगा. वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मास, और मास को G से M इंटू जी दैट इज़ वेट W, ठीक है. तो वॉल्यूम 4/r अगर रेडियस है स्फेरिकल बॉडी का तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम हो गया. रो डेंसिटी हो गई, ऊपर लेट की है हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया. वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मास हो गया और m को g से मल्टीप्लाई तो वेट हो गया. 4/3 पाई r क्यूब रो g, ये वेट है बॉडी का, ट्रू वेट. अब बात करते हैं अप थ्रस्ट ड्यू टू द
ब्यूएंट फोर्स जो ऊपर की तरफ को लगेगी वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड, जिस मीडियम को वो डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के बराबर। तो उस वेट में वॉल्यूम तो उतना रहेगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है, उतनी लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगी, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम वही रहा। लेकिन जिस मीडियम को उसने डिस्प्लेस किया है उसकी डेंसिटी कितनी है, क्या है, सिग्मा। ठीक है, बॉडी की डेंसिटी रो थी और जिस मीडियम को डिस्प्लेस किया उसकी डेंसिटी रो लेट की हुई है हमने। तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ये सिग्मा है, ये रो है। तो ये आ गया अप थ्रस्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, और v अगर टर्मिनल वेलोसिटी है तो ये हमने पिछले डेरिवेशन में 6 पाई ईटा आर वी, ये वो विस्कस ड्रैग फोर्स है ना, विस्कस ड्रैग फोर्स जो स्टोक्स लॉ में फाइंड आउट किया गया था। तो इक्विलिब्रियम में व्हेन बॉडी अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली सिचुएशन आती है तो ऊपर वाली दोनों फोर्सेस का सम नीचे वाले वेट के इक्वल हो जाता है। दोनों की वैल्यू रखें तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, 6 पाई प्लस 6 पाई ईटा आर बी, और उधर 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो हम इन दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ रह गया 6 पाई ईटा आर वी, क्योंकि इसमें जो v आ रहा है यही है वो टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बाकी दोनों टर्म्स को उधर कर दिया तो दोनों टर्म्स का 4/3 पाई आर क्यूब बाहर आ गया, कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर बचा है रो माइनस सिग्मा इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप में हम v को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में 6 पाई ईटा आर वी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो कुछ फैक्टर्स कट जाते हैं हमारे पास, 2/4/6 जो कटा है, 2 से कटा है, ऊपर 2 रहा है, नीचे 3 रहा होगा, तो 3 × 3 वो 9 हो गया। इसके अलावा ईटा बच जाता है, आर की पावर्स आर क्यूब, यस, एक आर की पावर ये 6 पाई ईटा आर वी का आर एक आर से कट जाता है। ठीक है, सो एंड द रिमेनिंग वी आर हैविंग 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय 9 ईटा। तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, टर्मिनल वेलोसिटी। दो केसेस यहाँ पर डिस्कस भी किए गए हैं कुछ, देखो टर्मिनल वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। यहाँ देख रहे हैं हम कि टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी के रेडियस के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, एंड इनवर्सली एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ये ईटा। और यही टर्मिनल वेलोसिटी जिस मीडियम में से बॉडी फॉल कर रही है उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वो मीडियम जितना विस्कस होगा, जितना उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, है ना। रो लेस देन सिग्मा, रो किसकी डेंसिटी थी, मटेरियल ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, है ना, स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी रो। तो अगर जो बॉडी फॉल कर रही है उसकी डेंसिटी कम हो, मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जिस मीडियम में से फॉल कर रही है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो और बॉडी की खुद की डेंसिटी कम हो तो वैल्यू v की नेगेटिव होगी, द बॉडी विल मूव अप। ऐसी सिचुएशन में जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ को होगी, जैसा कि द गैस बबल्स राइजेस अप थ्रू सोडा वाटर बॉटल। ये उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडा वाटर बॉटल में जिस तरह से गैस बबल्स ऊपर की तरफ को ग्रेविटी के अगेंस्ट आते हैं, तो यानी कि वो उस समय जो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव वाली सिचुएशन में बॉडी ऊपर की तरफ को आएगी, और पॉजिटिव जब ये होगा ये फैक्टर, तो उसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी फिर इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, बाय नोइंग आर रो सिग्मा एंड टर्मिनल वेलोसिटी वी, by noting the time taken by the body to cover a known distance in a liquid, the coefficient of viscosity of the liquid can be calculated। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को जानते हों तो हम किसी मीडियम की विस्कोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कि बॉडी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि किसी पोजीशन से कोई बबल है जैसे, तो वो कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम में आया वो टाइम नोट कर लिया जाए, डिस्टेंस नोट कर लिया जाए, तो वहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी के अलावा आर रो सिग्मा इनकी वैल्यू को जानते होंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस मीडियम की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है। तो ये भी एक टर्मिनल वेलोसिटी का यूज़ है। Now the next topic we are going to continue is the streamline, laminar and turbulent flow। एक लिक्विड जब फ्लो करती है तो उस समय उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके फ्लो करने के, तो उनमें से ये 3 मेन फ्लो हैं लिक्विड के, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंसिडर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ए बी ट्यूब में से एक लिक्विड फ्लो कर रही है
and let v1 v2 v3 be the velocity of the particle of the liquid at a point p q and r ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का एक फ्लो जैसे जा रहा है, ये तो ट्यूब है, ऊपर वाला जो डार्क लाइन है ये ट्यूब है और ये डॉट 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 में लिक्विड का फ्लो है। तो इस लिक्विड के फ्लो के दौरान कोई 3 पॉइंट लिए हैं पी क्यू आर, और पी पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी, आर पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सो रिमेन्स वेलोसिटी ऑफ द सक्सेसिव पार्टिकल ऑफ द लिक्विड रिमेन अनचेंज, दैट इज ऑल द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पास थ्रू पॉइंट पी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि पी पॉइंट से जैसे ये डायरेक्शन बनाया गया है कि जब भी कोई पार्टिकल पी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो v1 वेलोसिटी, v1 एक मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो एक पार्टिकल पी पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस करके गया है, अगर इससे पीछे आने वाले सक्सेसिव पार्टिकल भी पी पॉइंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से क्रॉस करते हैं, ऐसे ही क्यू पॉइंट को जिन पार्टिकल्स ने क्रॉस किया, अगर वो सभी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से एक पार्टिकल क्रॉस करता है उसी वेलोसिटी से पीछे आने वाले पार्टिकल भी क्रॉस करते हैं, तो ऐसे फ्लो को नाम दिया गया है स्ट्रीमलाइन फ्लो। द डेफिनेशन गिवन इज thus streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path of its preceding particle। preceding होता है पिछला, तो हर एक पार्टिकल जो पीछे आने वाला पार्टिकल है वो अपने से आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है एंड हैज़ द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और किसी भी पॉइंट से क्रॉस करते समय उसकी सेम वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी एज दैट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। जब भी वो उस पॉइंट को क्रॉस करता है तो कोई भी पार्टिकल अपने से आगे चलने वाले पार्टिकल्स जैसी ही वेलोसिटी एक्वायर करता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ऐसे फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अकम्पनीड बाय स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जब लिक्विड का होगा तो उसमें स्ट्रीम लाइन्स बनेंगी, स्ट्रीम लाइन्स है ना, ऐसी लाइन्स बनेंगी, पाथ जो होंगे पार्टिकल के फ्लो करने से जो पाथ बनेगा उसको स्ट्रीमलाइन नाम दिया है। स्ट्रीमलाइन इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स। प्रोसेशन मतलब आगे बढ़ना, पार्टिकल जब आगे बढ़ते हैं लिक्विड के तो उनके फ्लो होने से जो पाथ बनता है ना स्टेडी फ्लो, विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड दैट पॉइंट, ताकि लिक्विड के उस जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो उस पॉइंट पर लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ऐसा जो पाथ फॉलो होगा उसको नाम दिया जाएगा स्ट्रीम लाइन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन स्ट्रीम लाइन्स की। स्ट्रीम लाइन्स इन द स्ट्रीम लाइन फ्लो नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इस बात को कि कोई दो स्ट्रीम लाइन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, नो टू स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस ईच अदर, है ना। तो अगर हम इसको एक कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव कर रहे हैं, मान लो कोई दो स्ट्रीम लाइन्स हैं ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, ए बी एंड पी क्यू। कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट इज ओ, तो पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ए बी के हिसाब से जो टेंजेंट बनेगा इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर वो ऐसे होगा। यानी कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू पी क्यू देखें तो ऐसे होगी, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू ए बी स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइन ए बी आ रही है उसके अलॉन्ग टेंजेंट ऐसे बना। तो एक ही पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी के दो डायरेक्शन यहाँ बन रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए बी वाली स्ट्रीम लाइन दिखा रही है, ए बी वाली स्ट्रीम लाइन दिखा रही है कि ये वाला डायरेक्शन होगा इसकी वेलोसिटी का पार्टिकल का, और पी क्यू वाली स्ट्रीम लाइन बता रही है कि ये डायरेक्शन होगा। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन वेलोसिटी के इंडिकेट हो रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टू स्ट्रीम लाइन्स टू क्रॉस ईच अदर। इसी वजह से ये स्टेटमेंट दिया रहा है कि दो स्ट्रीम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स एट अ प्लेस, द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। जहाँ पर लिक्विड्स की फ्लो करते समय स्ट्रीम लाइन्स की, क्राउड का मतलब है भीड़, भीड़ से मतलब है जहाँ ये स्ट्रीम लाइन्स वेरी क्लोज होंगी, बहुत ही क्लोज होंगी, तो उस पॉइंट पर लिक्विड के पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी बजाय उस पोजीशन के जहाँ पर ये
स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे के दूर दूर हैं, फार अपार्ट हैं, वहाँ पर लिक्विड स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो इज़ द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। ऐसी स्ट्रीम लाइन्स का एक बंडल है ना, इस तरह का, जैसे ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, एक के ऊपर दूसरी लेयर होगी, हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। इस ट्यूब ऑफ फ्लो में एक जैसी वेलोसिटी लिक्विड के पार्टिकल्स की ओवर एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन के दायरे के अंदर एक जैसी वेलोसिटी के पार्टिकल जिस लाइन में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है ना। तो ऐसे ट्यूब को ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं, है ना। इट हैज़ बीन सीन दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक नई टर्म और आगे आएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। लिक्विड के फ्लो को डिफाइन करने के लिए लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी की हेल्प ली जा रही है, और इसमें एक टर्म क्रिटिकल वेलोसिटी आ रही है, क्रिटिकल वेलोसिटी। सो एक वैल्यू पर्टिकुलर हो गई वेलोसिटी की, जिससे नीचे नीचे अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के फ़्लो की वेलोसिटी अगर उस क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तो हम उसके फ़्लो को नाम स्ट्रीमलाइन फ़्लो देंगे। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी, सपोज दैट हम अपनी तरफ से कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान के चलते हैं, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर उस लिक्विड के पार्टिकल्स के फ्लो की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कम है, 9 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इन दैट सिचुएशन इट्स फ्लो विल बी कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। उसके फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे। और अगर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी हमने मानी, अगर लिक्विड के पार्टिकल की स्पीड उससे ज़्यादा है, 11 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी कॉल्ड एज, तो अब इसके फ्लो को हम नाम क्या देंगे, टर्बुलेंट फ्लो। आगे आने वाला है एक फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, आगे आएगा अभी वो, यहाँ पर आ जाता है ये, ठीक है। ये देखिए डेफिनेशन, द थर्ड जो कैटेगरी है लिक्विड के फ्लो की, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। व्हेन द लिक्विड मूव्स विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डरली। ऐसी सिचुएशन में लिक्विड के पार्टिकल्स का जो मोशन है वो डिसऑर्डरली हो जाता है, रैंडम हो जाता है, इररेगुलर हो जाता है। सो और उसके पार्टिकल की फ्लो की जो स्पीड है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस फ्लो को नाम दिया जाता है टर्बुलेंट फ्लो। सच ए फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह का जैसे ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। हालांकि इस टर्बुलेंट फ्लो में इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ इसके यूजेस भी हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर एक लाइन आती है कि ज़्यादातर जो एनर्जी है फ्लो की वो यहाँ वर्ल्स के फॉर्मेशन में वेस्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर है, इन अ टर्बुलेंट फ्लो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी मेंटेनिंग द फ्लो इज स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग द एडीज। एडीज इनको बोलते हैं, ये जो चीज़ें बन रही हैं, पानी का जो घुमाव यहाँ पर ये बन रहा है, इधर से पानी फ्लो करता जा रहा है, ठीक है, कोई नदी का पानी जैसे आ रहा है, और यहाँ पर ये किसी पिलर से, कोई ब्रिज का पिलर है या कोई बीच में चट्टान है जैसे इस तरह से, तो उससे टकरा के जब ऐसे बिखरेगा तो उसके चारों तरफ इस तरह से घूमता 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 आगे बढ़ेगा वो। तो ये जो एडीज़ बनेंगे, वाटर के एडीज़, इनको एडीज़ बोलते हैं। तो जो फ्लो की एनर्जी है वो यहाँ पर एडी के फॉर्मेशन में यूज़ हो जाती है। ये टर्बुलेंट फ्लो का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। जबकि जो हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक बेनिफिट भी इसका आएगा, समटाइम्स टर्बुलेंस इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब है हमें इसकी ज़रूरत होती है। एज इज इट प्रमोट्स द मिक्सिंग, ये मिक्सिंग को बढ़ाता है। मिक्सिंग का मतलब है, जैसे हम एग्जांपल लें कि कोई हमने जूस बनाना है, कोई बनाना शेक बनाना है, मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो का मास है, जो मैंगो का मैटर है, पके हुए मैंगो को हम मिक्सी में डालते हैं, फिर उसमें मिल्क डालते हैं और कुछ आइसक्रीम या, है ना, या ऐसे बनाना शेक बनाना है तो बनाना को उसमें मिक्सी में डाल के उसमें दूध मिक्स करके। अब मिल्क और बनाना दो अलग अलग मैटर हैं, लेकिन मिक्सी उनमें जब उनको रोटेट करती है उन दोनों को, तो वो एक टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करती है उसमें, जिससे क्या होता है कि मासेस जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
तो यही टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि मिक्सिंग को प्रमोट करता है एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी। और ये मोमेंटम और मास और एनर्जी के रेट्स ऑफ ट्रांसफ़र, मासेस का जैसे रेट ऑफ ट्रांसफ़र है एक दूसरे में मिक्स होना, तो उनकी दर को ये बढ़ाता है, वो अच्छे से मिक्स हो पाते हैं किस वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से। यहाँ पर और आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इन ए किचन मिक्सर द रोटेटिंग ब्लेड्स इंड्यूस टर्बुलेंट फ्लो रिजल्टिंग थिक मिल्क शेक्स और बीट एग्स इनटू यूनिफॉर्म टेक्सचर। इस तरह से एग्स को भी जब हमने मिक्स करना हो तो ये किचन के अंदर जो रखे हुए मिक्सर हैं वो इसी टर्बुलेंट फ्लो की हेल्प से उनको आपस में अच्छे से मिक्स कर पाते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है। सो दिस इज़ द 3 फ्लोज। यहाँ पर जो लैमिनर फ्लो एक बीच में रह गया था, लैमिनर फ्लो भी एक तरह का स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, ठीक है। सिर्फ अंतर है उसमें कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायग्राम है जिसमें एक लेयर की फॉर्म में ही लिक्विड फ्लो कर रही है, और यहाँ पर क्या है कि ट्यूब्स, यहाँ जो एक ट्यूब ऑफ फ्लो की बात की थी, तो एक ट्यूब सबसे अंदर वाले उसमें है, एक्सिस में है, और उसके ऊपर लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड फ्लो कर रही है। फ्लो की जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम है, लिक्विड के पार्टिकल्स की फ्लो की स्पीड लेस देन द क्रिटिकल स्पीड है, यानी कि ये भी एक तरह का स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है। सिर्फ अंतर ये है कि स्ट्रीमलाइन में एक स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में फ्लो कर रही है लिक्विड, और यहाँ जो लैमिनर फ्लो है, लैमिनर फ्लो में लिक्विड एक लेयर्स की फॉर्म में है ना। Thus a flow in which the liquid moves in layers is called laminar flow। लिक्विड जिसमें लेयर की फॉर्म में, ये एक लेयर होगी सबसे अंदर वाली, फिर इसके ऊपर ये दूसरी लेयर होगी, उसके बाद फिर ये तीसरी लेयर होगी ऊपर, फिर चौथी लेयर, ऐसे। तो लेयर के ऊपर लेयर लिक्विड की फ्लो करती है, ऐसे फ्लो को वी कॉल एज लैमिनर फ्लो। और आगे जो तीसरा फ्लो था टर्बुलेंट फ्लो, हमने डिटेल में पढ़ ही लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो लेक्चर। द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट video lecture. Till then, keep studying and be safe. Okay, bye.